माही चाय की ट्रे लेकर लाउंज में आ गई। जहन सोचों में गुम था। अनाविया ने नागवारी से माही को देखा, तभी चाय का कप थमाती माही को ठोकर सी लगी। चाय का कप अनाविया के करीब गिरा था। कुछ छींटे उसकी वाइट टॉप को हल्का सा दागदार कर गए थे। अनाविया चीख पड़ी, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। माही ने माफ़ी मांगनी चाहिए। इसने जानबूझकर हरकत की है, जलती है मुझसे। देखो मेराज, तुम्हारी बीवी। अनाविया चीखते चीखते एकदम चुप हो गई। मेराज ने माही के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरीब ने आगे बढ़कर दूसरा थप्पड़ मारते मेराज को रोका। अब वह उससे आग बरसाती आंखों से घूर रहा था। माही बगैर कुछ कहे अपने गाल पर हाथ रखे अंदर की तरफ चली गई। अब तुम्हारी तकलीफ़ ख़त्म हो गई। अरीब ने हाथ में पकड़े नोट्स दूर फेंके और अनाविया को घूरता बाहर चला गया। जब इतना प्यारा मरहम मिलेगा तो तकलीफ़ कैसी? अनाविया सर झटक कर मुस्कुरा दी। माही को ब्रीफ केस थामे बाहर निकलते देखकर बड़ी भी घबरा गई। कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। ऐसी जगह रुकने से क्या फ़ायदा जहाँ कोई इज्जत ही ना हो। ये तुमने अच्छा सोचा। पीछे से आयमा की आवाज़ आई। उन दोनों ने उन्हें पलट कर देखा। आयमा बेगम इसे रोके असफंदयार साहब को क्या जवाब देंगी? माही को जाता देखकर बड़ी बी ने गुजारिश की, क्यों रोकूं? जहाँ से आई है वहीं जाए, वहीं जगह इसके रहने के काबिल है। वह गुस्से से बोली थी। माही ने इस बेइज्जती पर खून का घूंट सा पिया और तेज़ी से आगे बढ़ गई। क्यों घर छोड़कर चली आई? कुछ बताओगी नहीं? माही को खामोशी से सर झुकाए देखकर फौजिया ने पूछा। अम्मा, मैं मेराज से तलाक ले रही हूँ। क्या बक रही हो? दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पता है उस शख्स के हम पर कितने एहसान हैं? वह गुस्सा हुई। अम्मा, किस एहसान की बात कर रही हैं? मुझे पीटने और हर वक्त जलील करने का एहसान? मुझे पैर की जूती समझने का एहसान? माही रो पड़ी। माही, जल्दीबाजी में ऐसे फैसले नहीं किए जाते। इस रिश्ते से कई रिश्ते जुड़े हैं। रिश्ते? माही हंस दी। क्या आपको लगता है बाजान मेरी खातिर रमीज़ा को छोड़ देंगे? ये आपकी गलत फहमी है। कभी अब्बी की डायरी पढ़ना, वह किस दुख से खोखले हो गए थे, पता चल जाएगा। माही बोल रही थी। फौजिया दमसादे सुन रही थी। जाकर कह दीजिए बाजान से, अब्बी अपनी ज़िंदगी में तो कुछ ना कह सके, लेकिन उनकी डायरी जवाब ज़रूर देगी। एक एक ज़ख्म का हिसाब लेगी। आपका बेटा तो पागल हो जाएगा। माही सिसक पड़ी। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। अब दोनों मिलकर रो रही थीं। अगले हफ्ते असफंदयार उनके छोटे से कमरे में बैठे थे। गहरी खामोशी थी। माही बेटा, कुछ देर बाद उन्होंने खुद ही खामोशी तोड़ी। अगर तुम मुझसे यही पहले सब कुछ बता देती तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। वह दुख और गुस्से में थे। बड़े अब्बू, कैसे बताती? मैं समझती थी उस वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। खैर, जो हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। वह मजबूत अंदाज में बोली थी। क्या तुम मेराज से मोहब्बत करती हो? उम्मीद के खिलाफ सवाल था, बट माही उन्हें देखते ही रह गई। हाँ या ना की पोजीशन में ना थी। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ से मिलने वाली खबर पर असफंदयार के हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया था। क्या हुआ बड़े अब्बू? माही ने घबरा कर पूछा। मेराज का एक्सीडेंट हो गया है। यह कहते हुए बाहर की तरफ भागे। माही को धक्का लगा था। क्या उसकी किस्मत में तलाक के बजाय बेवा होना लिखा है? जहन में सवाल उभरा और दिल के टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुत भयानक एक्सीडेंट था। बहुत चोटें आई थी। दोनों टांगें टूट गई थी। बस सर बचा था। अभी ज़िंदगी बाकी है। माही बेंच पर बैठी डॉक्टर और असफंदयार की बातें सुन रही थी। हर तरफ सुबह का उजाला फैल चुका था, मगर उसकी ज़िंदगी में अंधेरा था। वह उठकर दूर एक खिड़की के सामने जा खड़ी हुई। वह उसकी ख्वाहिशों का, खुशियों का मुजरिम था, लेकिन उसके साथ जो रिश्ता बंधा था वह नफ़रत नहीं करने देता था। 2 महीने के बाद मेराज को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन वह चल फिर नहीं सकता था, टांगों पर खड़ा नहीं हो सकता था। उसकी बेबसी पर माही को तरस आता था। दिल रोया करता था। माही अकेली बैठी उसी के बारे में सोच रही थी। आयमा अपने भाई के पास अमेरिका सैर करने गई थी। एक ज़रूरी काम से बड़ी बी को गांव जाना पड़ गया था। माही बेगम, एक नौकरानी दौड़ती हुई उनके पास आई। क्या हुआ? वह चौंकी। वह मेराज साहब गुस्सा कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। खाना नहीं खाएंगे तो मेडिसिन कैसे लेंगे? चलो मैं आती हूँ। जब माही उसके कमरे में आई तो वह बिस्तर पर पड़ा चीखा, चली जाओ यहाँ से। माही कोई परवाह किए बगैर उसके पास आ खड़ी हुई। उसकी हालत पर उसको तरस आया। मेराज की दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ चुका था। बाएं हाथ पर पट्टी बंद चढ़ी हुई थी। मुझे नहीं लगता मेराज बेग कि तुम इस हालत में अपनी बात मनवा सकते हो। वह साइड टेबल से ट्रे उठाकर उसके पास बैठ गई। पहले खाना खाओ,
फिर मेडिसिन लेनी है, बाद में मुझ पर बरस लेना, नरमी से कहकर माही ने चमचा भरकर दलिया उसकी तरफ बढ़ाया। इसे परे हटाओ। माही ने चमचा दोबारा प्याले में रख दिया। एक बात कहूँ मेराज बेग, गुस्सा उसी वक्त अच्छा लगता है जब इंसान दूसरे पर हाथ उठाने के काबिल हो। यह सब खेल ठीक होने के बाद खेल लेना। चलो जल्दी से खाना खा लो। मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, तुम्हारे जुल्म सहने को मौजूद हूँ। मेराज ने बहुत गौर से उस अजीब लड़की को देखा जो एक बार फिर दलिये का चमचा उसके मुंह की तरफ बढ़ा रही थी। चुपचाप उसने अपना मुंह खोला और दलिया खाने लगा। बाजान बहुत देर तक बालकनी में खड़ा आसपास के सितारे गिनता रहा। काफ़ी रात हो चुकी थी। रमीज़ा अभी तक वापस नहीं आई थी, कहीं दोस्तों की पार्टी में गई हुई थी। जब वह इंतज़ार करते करते उकता गया तो थके कदमों से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ आ गया। वहाँ खामोशी छाई हुई थी। बाजान कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गया, जहाँ जहन में वह कड़वी यादें उभर आईं जब जर्रार साहब ने एक छोटी सी उम्र में खुद से उसे दूर कर दिया था। कुछ सोचकर उसने छोटी सी टेबल की दराज खोली। काले रंग की डायरी नज़र आई। वह डायरी खोलकर देखने लगा। पहले ही पेज पर उसके बचपन की तस्वीरें लगी थीं जिसमें वह मुस्कुरा रहा था। वह यूं ही पेज पलटता गया। फिर एक जगह उसकी नज़र ठहर गई। बाजान बेटा, गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें खुद से उस वक्त अलग कर दिया जब तुम्हें मेरी मोहब्बत की ज़रूरत थी। मैं समझता था कि तुम्हारी शरारतों से तंग आकर तुम्हें बोर्डिंग भेज देने का फ़ैसला सही था, क्योंकि मैं तुम्हें खूब पढ़ा लिखा अच्छा इंसान देखना चाहता था। वाकई ये मेरी भूल थी। तुम पढ़ लिख कर कामयाब नौजवान तो बन गए, मगर फासलों की वजह से बूढ़े रिश्तों से दूर ही हो गए, बल्कि नफ़रत भी करने लगे। यकीन करो बेटा, इस बेवकूफ़ बाप ने अपना सारा ध्यान तुम्हारा फ्यूचर बनाने पर लगा दिया, सारी मोहब्बत तुम्हारी झोली में डाल दी, माही के हिस्से का भी प्यार तुम पर लुटा दिया। तुम रिश्तों का आदर सम्मान भूल गए, तो कसूरवार मैं ही हूँ। तुम्हें कोई इल्ज़ाम नहीं दूंगा बेटा, तुम अपनी जगह सही हो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। हो सके बेटा तो इस बूढ़े मुजरिम को माफ़ कर देना। तुम्हारा बदनसीब बाप जर्रार। बाजान के हाथ कांपने लगे। वह डायरी में चेहरा देकर फुट फुट कर रोने लगा। सुबह हो चुकी थी। बाजान जब टूटा फूटा अपने पोर्शन में आया तो रमीज़ा डाइनिंग टेबल पर बैठी रेडीमेड नाश्ता कर रही थी। तुम पूरी रात कहाँ थे? इधर ही था, बाजान ने धीरे से बोला। तुम्हारी हालत तो ये नहीं बता रही कि तुम इधर ही थे। रमीज़ा ने उसे घूरा। मैं जवाब नहीं दूंगा, वह थके थके लहजे में बोला था। रमीज़ा उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई। बीवी की हैसियत से मुझे जवाब मांगने का हक है। तुम शक के दायरे में हो। शट अप। बाजान पहली बार दहाड़ा। बीवी उस वक्त कहना जब मेरी बीवी बन सको। फिर वह रुका नहीं था, अपने कमरे में जाकर लेट गया था। अम्मा मुझे माफ़ कर दें। बाजान माँ के कदमों में बैठा रो रहा था। बेचैनी हद से सिवा हो गई थी। दोपहर को ही उनके पास पहुँच गया था। बेचैनी हद से सिवा हो गई तो वह दोपहर को ही उनके पास पहुंच गया था। अम्मा, मैं बहुत बुरी औलाद हूँ। मैं अब्बी से माफ़ी भी नहीं मांग सका और वह चले गए। आपने भी माफ़ नहीं किया तो आपका बाजान मर जाएगा। प्लीज़ माफ़ कर दें। बाजान ने फौजिया के पैर पकड़ लिए। बेटे को इस हाल में देखकर वह रो पड़ी। बाजान, मैं तो माँ हूँ, माफ़ कर दूँगी। क्या ये माही तुम्हें माफ़ कर सकेगी? तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। माही उसके सामने चुप बैठी थी। माही, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूँ? बाजान ने माही की तरफ देखा। वह अब भी चुप थी। मेरी नफ़रत ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था बहन। हो सके तो इस गुनहगार को माफ़ कर दो। बाजान उसका हाथ थाम कर रो दिया। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इस तरह मत रो बाजान, मैंने तुम्हें माफ़ किया। माही खुद भी रो दी। वह रिश्तों के मामले में इतनी सख्त दिल हरगिज़ ना थी। माही जब घर आई तो नौकरानी उसके इंतज़ार में चक्कर काट रही थी। बीवी जी, खुदा का शुक्र है आप आ गई। साहब ने हंगामा खड़ा कर रखा है। नाश्ता वह आपके हाथ से करेंगे। यह शख्स तो बच्चों से भी ज़्यादा ज़िद्दी है। वह बड़बड़ाती हुई कमरे की तरफ बढ़ गई। मेराज बेड पर लेटा मोबाइल पर अनाबिया को नए दोस्त के साथ मुस्कुराते देखकर बल खा रहा था। अब उसे मेराज में कोई दिलचस्पी नहीं रही। 5 साला दोस्ती बिल्कुल भूल गई थी। मिलना तो मिलना, उसने फ़ोन पर बात करना भी छोड़ दिया था। उसी वक्त माम का फ़ोन आ गया। कैसे हो मेराज? मर गया मेराज। वह गुस्से से फुकारा। मिल गई आपको सैर सपाटे से फुर्सत? आ गया बेटे का ख्याल। मेराज ने गुस्से से मोबाइल दरवाजे पर दे मारा। अंदर आती माही बच गई, वरना सर ज़रूर फूट जाता। वह अब तक 4 फ़ोन तोड़ चुका था। नाश्ता क्यों नहीं किया? वह बिना कुछ कहे उसके पास आकर पूछने लगी। मेराज ने मुंह फेर लिया। इस हालत में बेजान चीज़ों पर गुस्सा उतारना बंद कर दो। खून जलाने के अलावा कोई फ़ायदा नहीं।
क्या रिश्ते इतने ही खुदगर्ज होते हैं? वह मुंह फुलाकर बोला। सवाल अजीब था। माही मुस्कुरा दी। रिश्ते नहीं, इंसान खुदगर्ज होते हैं। तुम मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? क्योंकि मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। तुम तलाक चाहती थी, मेराज ने सवाल किया। वह तो अब भी चाहती हूँ। बस तुम अपनी टांगों पर खड़े हो जाओ, फिर मुझे आज़ाद कर देना। अगर मैं ऐसे ही पड़ा रहूँ तो? यह क्या बात हुई? माही ने चौंक कर उसके चेहरे की तकलीफ में साया खोजा। फिर उसे मेडिसिन खिलाकर उड़ गई। मेराज ने अपना दायां हाथ दिल पर रख कर आंखें मूंद ली। मेरे दिल में तकलीफ़ है माही। तुम अगर मेरे ठीक होने का इंतज़ार कर रही हो तो खुदा करे मैं कभी ठीक ना हो सकूं। बड़े दुख से उसने सोचा था। मेराज प्लीज़ अपनी टांगों को ज़रा हिलाओ, जल्दी ठीक हो जाओगे। माही व्हील चेयर पर बैठे मेराज को जूतों पहनाने की कोशिश कर रही थी। वह चुप रहा। मेराज, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। जब तक कोशिश नहीं करोगे चल फिर नहीं सकोगे। वह अपना टाइम वेस्ट ना करो। जब ठीक होने को दिल चाहेगा तो हो जाऊंगा। क्या जवाब था। उफ, कितने ज़िद्दी हो तुम। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी अड़ियल बच्चे को पाल रही हूँ। यह तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या? माही उछली। हाथ रुक गए। कुछ नहीं, उसने सर हिलाया। फिर पूछा, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों करती हो? तुम्हारा कर्ज उतार रही हूँ। कौन सा कर्ज? तुमने मेरे बाप की खिदमत की है जब वह व्हील चेयर पे थे। माही मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। मैंने कोई एहसान नहीं किया। वह मेरे बाप की जगह थे। वह बदला हुआ लग रहा था। चलो ठीक है, तो मैं क्या तुम्हें इस हाल में छोड़कर चली जाऊँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वह एकदम जल्दी से बोला था। माही ने अपनी हंसी दबाई। अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं वाकई तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगी। इसलिए अब तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना होगा, अंडरस्टैंड? और अगर मैं कहना ना मानूं तो तुम नहीं जाओगी? अगर मैं तुम्हारा हर कहना मानूं तो तुम नहीं जाओगी? मेराज ने के सवाल पर वह उसे देखती रह गई। वह सर झुकाए बैठा था। माही के पास उसके सवालों का कोई जवाब ना था। हेलो माय डियर सन। आयमा की आवाज़ पर दोनों चौंके थे। वह खिलखिलाती हुई अंदर आई थी। ओह, तो तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आयमा ने आगे बढ़कर मेराज का माथा चूमा। वह बेजार सा लग रहा था। कोई खुशी नहीं हुई थी उसके आने की। कैसी हो माही? अब वह उसकी तरफ मुड़ी। तुम लोग कहीं जा रहे थे? वह कुर्सी पर विराजमान हुई। जी, मेराज का चेकअप कराने जाना था, फिर चले जाएंगे। आप बातें करें, मैं डॉक्टर से कल का अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। माही ने सेल फोन उठाया। हम अभी जाएंगे। यह कहकर मेराज व्हील चेयर घुमाकर बाहर निकल गया। माही उसके पीछे आई थी। यह क्या हरकत की? वह तुम्हारी माँ है, इतने दिनों में आई है। क्या कुछ देर उनके सामने नहीं रह सकते थे? माही ने गुस्से से कहा। मेराज बेग कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं बन सकता। उसने मुंह बिगाड़ा। हर रिश्ते को वैसे ही कबूल कर लेना चाहिए जैसा वह होता है। माही ने समझाने की कोशिश की। मुझ में यह सलाहियत नहीं है। मेराज ने बात ख़त्म कर दी। चेकअप के बाद दोनों शॉपिंग मॉल पर आ गए। माही ने मेराज के लिए अच्छी खासी शॉपिंग कर डाली। सामान ट्राली में रख कर वह काउंटर पर बिल बनवाने आ खड़ी हो गई। उसी वक्त सेल्समैन ने आकर कुछ लेडी ड्रेस काउंटर पर रखे। मैम, इनके बिल भी बनने वाले हैं। लेकिन यह तो मैंने नहीं लिए। माही ने पलट कर सेल्समैन को देखा। यह आपके हस्बैंड की चॉइस है। उसने उंगली से मेराज की तरफ इशारा किया, जो पीछे व्हील चेयर पर बैठा मुस्कुरा रहा था। मैंने कभी लेडीज शॉपिंग नहीं की। अब जैसी भी की है कबूल कर लो। वह कहता हुआ करीब आ गया। इसके बाद वह मेराज की फरमाइश पर होटल आई थी। मैंने कभी अपने लिए कोई कपड़ा नहीं खरीदा। यह सब अम्मा किया करती थी। आइसक्रीम खाते हुए माही ने बताया। तो जो मैंने पसंद की हैं वह बेकार है? मेराज का सवाल था। नहीं, ऐसा भी नहीं है। माही ने अपने बीमार का दिल रखा। पहन लूँगी। जानती हो, यूनिवर्सिटी में लड़कियां मेरी ड्रेसिंग पर मरती थीं। आज अगर मैं मर जाऊं तो कोई देखने भी ना आए। माही खामोशी से उसे सुनती रही। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जालिम इंसान इतना बेबस हो जाएगा। लड़कियां तो यह भी कहा करती थीं कि जिसकी भी मेराज बेग के साथ शादी होगी वह बहुत खुशनसीब होगी। और आज शादी के नाम पर कोई मुझे थूकेगी भी नहीं। मेराज बोले जा रहा था। माही ने यूं ही नहीं टोका। उसके दिल पर बोझ हल्का हो जाए। असल में खुशकिस्मत तो वही होगा जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? वह सोच कर रह गई। अब मेराज को उसकी कदर महसूस हो रही थी। वह उसकी तारीफ़ किए जा रहा था, मगर वह मुस्कुरा भी न सकी। आओ चले, माही कहकर उठ खड़ी हुई। वह रात क़यामत की रात थी। माही सोफ़े पर सो रही थी। वह उसे कमरे में उसे ही देखने आया था। उसे नींद नहीं आ रही थी। मेराज काफ़ी देर तक उसका खूबसूरत मासूम चेहरा तकता रहा। माही के सीने पर हाथ के नीचे रखी
डायरी थी। कलम सोफ़े के नीचे पड़ा था। शायद वह कुछ लिखते लिखते नींद की गोद में चली गई थी। मेराज ने आहिस्ता से उसका हाथ हटाया और डायरी उठाकर पीछे हट गया। डायरी खोलकर देखी तो एक गज़ल पर नज़रें ठहर गईं। बड़ी प्यारी सी गज़ल थी। वह पढ़ने लगा। रुदादे मोहब्बत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। 2 दिन की मसर्रत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। मेराज पढ़ते पढ़ते आखिरी शेर पर आकर रुक गया। अजीब सी कसक जागी थी। अपनी बेदर्दी का, जुल्म का एहसास जागा था। मारे शर्मिंदगी के सर झुकाया जा रहा था। कुछ पिघला आँखों में नमकीन पानी ने बसेरा कर लिया था। आखिरी शेर था। कांटों से भरा है दामने दिल, शबनम से सुलगती है पलकें। फूलों की सखावत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। मेराज ने गहरी सांस ली, डायरी बंद करके उसके पास रख दी और कमरे से बाहर चला गया। फिर सारी रात जागा था। असफंयार अपनी हर सुबह की शुरुआत माही और मेराज के साथ चाय पीकर करते थे। आज भी वह चाय पीकर लाउंज में उन दोनों को बातें करता छोड़ आए थे। आइमा अभी तक बेड पर नींद के मज़े ले रही थी। हाय मेराज, यू आर लुकिंग वेल, आई एम रियली मिस यू। इस आवाज़ पर माही और मेराज ने एक साथ मुड़कर देखा। पीछे अनाबिया फूलों का बुके लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरीब भी साथ था। उसने गले लगाकर मेराज को विश किया। यह क्रेडिट माही को जाता है। मेराज मुस्कुराया। कैसी हो माही? अरीब के सवाल पर माही हल्का सा मुस्कुरा दी। ठीक हूँ। तुमने तो मेरे दोस्तों को बहुत चेंज कर दिया। अरीब ने तारीफ़ करते हुए अनाबिया पर नज़र डाली जो सुलग रही थी। मुझे कोई तब्दील नहीं कर सकता जब तक मैं ना चाहूँ। मेराज ने की इस बात पर अरीब ने सर हिलाया। सही कहा। तुम्हारे जैसा जिद्दी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो अब देख लो। मेराज मुस्कुराया। अनाबिया दांत पर दांत जमाए उन्हें सुन रही थी। उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था। माही खाने का इंतज़ाम करने के लिए उठ गई तो मेराज ने अनाबिया की तरफ देखा। मुझे तो लगता था कि तुम मुल्क छोड़कर जा चुकी हो। उसका अंदाज़ तीखा था। यार वह बस स्टडी में बिज़ी थी। उसके जवाब पर मेराज हंस दिया। मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी खाली जगह अब कौन संभालेगा। मेराज, मैं यहाँ तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी। अनामिया ने एक लफ्ज़ पर जोर दिया था। देख लो, मैं तो ठीक हूँ और सेल्फिश लोगों को भुला देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। यार छोड़ो इन बातों को। अरीब ने टेंशन दूर करनी चाहिए। माही किचन में थी और सामान ट्रॉली में रखवा रही थी। बड़ी बी चाय बना रही थी। एक बात पूछूं बड़ी बी? माही ने एकदम पूछा। पूछो बेटा। आपको लाउंज में कोई नेकलेस मिला था क्या? कैसा नेकलेस बेटा? 2 दिन पहले मैं सोफ़े पर रख कर भूल गई थी। उसमें 3 दिल आपस में जुड़े हुए थे। वह नेकलेस मुझसे दूर चले जाने वालों की आखिरी और मेरे लिए बहुत कीमती निशानी है। आपको मिले तो बता देना। ठीक है बेटा। उन्होंने सर हिलाया तो माही नौकरानी के साथ ट्रॉली लेकर लॉन में आ गई। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, एग्ज़ाम सर पर हैं, अरीब कह रहा था। मैं ठीक होना नहीं चाहता। क्यों? अरीब चौंका। किसी को खो देने से डरता हूँ। मेराज के इस जुमले पर माही को झटका लगा। वह उसका मतलब समझ गई थी। अरीब और अनाबिया एक दूसरे को देखने लगे थे। ज़िंदगी के खेल भी निराले हैं। जिस मकसद के तहत मैंने माही को टॉर्चर किया, नफ़रत की इंतहा कर दी, अब उससे दूर होते हुए जान निकली जा रही है। उसने मुझे अपना आदी बना लिया है। क्या वह इस तरह मुझे मेरे किए की सज़ा दे रही है? वो मुझे मेरे ठीक होते ये छोड़कर चली जाएगी। मेराज के दिमाग में जंग जारी थी। वह सोचों में गुम था। चलो स्टडी के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें टॉप करना है। माही किताब लिए उसके पास आई तो वह चौंक पड़ा। मुझे ना पढ़ना है, ना टॉप करना है, ना आसमान छूना है। मेराज जिद्दी बच्चे की तरह मचला। जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। वह आराम से बोली। मैं जज्बाती नहीं हो रहा हूँ। तो फिर उसी तरह सोचो जैसे पहले सोचा करते थे। वह मेराज अब नहीं रहा। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। उसने किताब खोलकर उसके सामने रखी तो उसने मुंह फेर लिया। देखो, अब मैं अभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हारे साथ इसी शर्त पर रह सकती हूँ कि तुम स्टडी पर ध्यान दोगे। माही ने वार्निंग दी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। मेराज ने मुस्कुराकर किताबें थाम ली। फिर वही हुआ जैसा माही चाहती थी। मेराज ने पढ़ाई पर खुद को पूरी तरह लगा दिया। पूरी ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम भी दे दिया। बाजान बेटा, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? फौजिया ने पराठा उसके सामने रखते हुए पूछा। फ़ाइन, उसने मुस्कुराकर कहा और नाश्ता करने लगा। आज माही से मिलने को बहुत जी चाह रहा है। पता नहीं मेराज कब तक ठीक होगा। फौजिया ने कहा। तैयार रहिएगा, आज शाम को वापसी में मैं आपको लेकर जाऊंगा। बाजान ने वादा किया। तभी नाइटी में बाल समेटती रमीज़ा आकर कुर्सी पर बैठ गई। मैं भी पराठा खाऊंगी, आज ऑमलेट के साथ। उसने
फौजिया को हुक्म दिया। अम्मा उठने लगी तो बाजान ने रोक दिया। आप बैठी रहें, किसी को पराठा आमलेट चाहिए तो खुद बना ले। किसी का क्या मतलब? रमीज़ा ने घूरा। कल से मेरा और अपना नाश्ता तुम खुद बनाओगी। बीवी हो, बीवी नौकरानी नहीं होती। रमीज़ा को बुखार चढ़ गया। तो क्या तुमने मेरी माँ को नौकरानी समझ रखा है? बाजान का लहजा बहुत ठंडा था। तुम्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि तुम मेरे घर में मेरे साथ रह रहे हो। अपनी बेइज्जती हजम नहीं हुई थी। मैं लानत भेजता हूँ इस घर पर। दम घुटने लगा है मेरा। बाजान गुस्से से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। अपनी हद में रहो बाजान। रमीज़ा फटफड़ने को तैयार थी। फौजिया परेशान होकर यह लड़ाई देख रही थी। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई नौकर नहीं। तुम्हें तुम्हारी गलती पर टोकना मेरा हक है। यह जो तुम शौहर होने का रौब झाड़ रहे हो, यह मेरी ही देन है, इसलिए अपनी औकात में रहो। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। अलगदी के तलाक के पेपर जल्दी ही मिल जाएंगे। बाजान बहुत ठंडे अंदाज में कहता कमरे से बाहर निकल गया। एकदम सन्नाटा छा गया। खुदा का शुक्र है एग्ज़ाम से छुट्टी मिली। चलो कहीं घूमने चलते हैं, मेराज ने माही से कहा। पहले अपने कदमों पर खड़ा होने की कोशिश करो और सोच लिया है क्या? यही कि व्हील चेयर का मज़ा ही कुछ और है। वह मुस्कुराया। मेराज बेग, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझा करो यार। किसी फ्रेश जगह जाऊंगा तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी। यहाँ बड़ी घुटन है। यह बात तो ठीक है, माही ने सर हिलाया। लेकिन मुझे यकीन था तुम मेरे साथ ज़रूर जाओगी। तुम्हें यह खुशफहमी क्यों थी? इससे पहले कि मेराज कुछ और कहता, आइमा और रमीज़ा को देखकर खामोश हो गया। माही ने सलाम किया और व्हील चेयर छोड़कर हट गई थी। बहुत खूब मिस माही जर्रार, चलाक लड़की। आइमा ने ताली बजाई। मैं भी तो कहूँ, क्यों मेरे बेटे के थप्पड़ खाए जा रहे हैं, जिल्लत झेली जा रही है। उनका लहजा बड़ा कटीला था। रमीज़ा ने माही को मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुरा कर देखा। ये क्या कह रही हैं आप? माही के होठ फड़फड़ाए, आंखों से आंसू आ गए। यही कि तुम दौलत की भूखी हो, एक मक्कार लड़की हो। मॉम प्लीज़। मेराज ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने उसकी बात काट दी। जानते हो मेराज, इस लड़की के भाई ने तुम्हारी बहन को तलाक देने की धमकी दी है। समझता क्या है खुद को? मेराज, इसे अभी तलाक दो, यह मेरा हुक्म है। मेरी बेटी के लिए लड़कों की कमी नहीं है। आइमा पूरी तरह जालिम समाज बनी हुई थी। मैं माही को तलाक नहीं दूंगा मॉम। मेराज ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा और बोला था, तुम्हें पता है ये लड़की कौन है? रमीज़ा जलकर बोली, यह बाजान की बहन नहीं, गंदगी की पोट है जिसे कचरे के ढेर से उठाया गया था। इसके तो बाप का भी पता नहीं है। यह मेरी बेटी है। एक ज़ोरदार आवाज़ आई तो सब ने एकदम मुड़कर देखा। असफंदयार लाल चेहरे के साथ गुस्से से भरे खड़े थे। मेरी सगी इकलौती गुमशुदा बेटी। एकदम सन्नाटा छा गया। माही, तुम मेरी बेटी हो। इतने साल तुम्हारी जुदाई मैं कैसे गुजारी है मैं ही जानता हूँ। हमेशा यही सोचता था कि माँ तो मार दी गई, मगर मेरी बेटी कहाँ गई? बहुत आंसू बहाए मैंने तुम्हारे लिए। असफंदयार सांस लेने के लिए रुके, फिर बताने लगे, उस दिन अगर मैं सोफे के नीचे से यह नेकलेस मुझे ना मिला होता तो सब कुछ अंधेरे में रहता। उन्होंने जेब से निकालकर 3 दिल वाला नेकलेस दिखाया। यह नेकलेस मैंने तुम्हारी पैदाइश पर अलीना को दिया था। तुम्हारी आंखें बिल्कुल अलीना जैसी हैं। अब्बू, तड़प कर माही सीने से लग जा लगी। जानते अब्बी, मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया था कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि आप मुझे मिल गए। मेरी जात पर लगा दाग मिट गया। माही रोए पड़ी। असफंदयार ने उसका माथा चूम लिया। अब यह बताओ बेटी, क्या तुम मेराज के साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती? बता दो, मैं तुम्हें हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका भेज दूंगा। फैसला तुम्हें करना है। माही गहरी सांस लेकर संभल कर बैठ गई। भीगी आंखों से बाप को देखने लगी। बड़े अब्बू, अगर मुझे मेराज से अलग होना होता तो मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आती। मुझे उसके बुरे सलूक के बावजूद उससे मोहब्बत है। यह सच्चाई सिर्फ आपको बता रही हूँ। हल्की सी दस्तक के बाद मेराज व्हील चेयर पर कमरे में आ गया था। आया तो असफंदयार उठकर बाहर जाने लगे। रमीज़ा और आइमा मुंह फुलाए बैठी थी। रमीज़ा, आज तक मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लेकिन तुम बहुत खुदगर्ज निकली। अपनी खुशी के खातिर मेराज से माही की शादी करा दी और उसी खुशी पर कीचड़ उछाल रही हो। बाजान अब तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। मैं अब अपनी बेटी के साथ कोई जाति बर्दाश्त नहीं करूँगा। यह कहते हुए वह बाहर चल गया। रमीज़ा बेदम सी सोफे पर फैल गई। यह सब तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से हुआ। आइमा ने रमीज़ा को भवें चढ़ाकर घूरा। मॉम प्लीज़, मैं इस वक्त कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। रमीज़ा, तुम्हारी वजह से मैं सबकी नज़रों में गिर गई हूँ। आइमा पैर पटकती चली गई। रमीज़ा ने फ़ोन उठाकर नंबर मिलाया। हेलो असद,
असजद डियर, आई एम फाइन। हाँ, आज रात हम कहाँ मिल रहे हैं? ओके सी यू। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। ये लोग चले हैं मुझे दोष देने, बर्बादी का इल्ज़ाम देने। रमीज़ा को ज़िंदा रहना आता है, खुशियाँ ढूंढनी आती हैं। वह सर झटक कर यूँ उठ खड़ी हुई जैसे सारा बोझ उतार फेंका हो। आज हम दोनों के बीच एक नया रिश्ता कायम हुआ है। मेराज उसके करीब व्हील चेयर पर बैठा था। माही ज़ख्मी सा मुस्कुरा दी। सुनो, माफ़ी मिल जाएगी? किस चीज़ की माफ़ी? माही बेपरवाही से बोली। मेराज हैरान हुआ। मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसकी। तुमने मेरे साथ क्या किया है? माही, मजाक न उड़ाओ मेरे दिल की बात। मैं सीरियस हूँ। मजाक कैसा? वह बहुत संजीदा थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मेराज ने दूसरा सवाल किया। अब्बू मुझे अमेरिका भेजना चाहते हैं। माही का जवाब सुनकर मेराज को झटका लगा। किसकी इजाज़त से जाओगी? मेरी इजाज़त के बगैर तुम इस घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। आई समझ में, तुम्हारा शौहर हूँ, जालिम शौहर। वह होड़ भींच कर बोली। क्या मतलब? मुझे छुटकारा चाहिए। अब्बू राज़ी हैं। माही ने एक और तीर चलाया। क्या? मेराज उठकर खड़ा होने की कोशिश में डगमगाया तो माही ने जल्दी से उसे गिरने से बचा लिया। क्या करते हो? आराम से बैठो। माही ने उसे बिठाकर थपकी दी। मेरी मर्जी, जो चाहे करूं। गिरने देती मुझे? वह खफा हो रहा था। जाओ, दूर चली जाओ मुझसे। दूर जाना होता तो जुल्म क्यों सहती, जालिम आदमी। माही ने कहकर मुस्कुराहट दबा ली। मजाक कर रही हो? मुझे मार डालने का इरादा था। हाथ बढ़ाकर मेराज ने उसके बाल बिगाड़े और मज़े से मुस्कुराया। तुमने भी तो कभी ठीक न होने का इरादा बांध रखा था। वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। तुम भी तो छोड़कर जाने पर तुली हुई थी। फिर क्या करता? वह बेबसी से बोला तो वह हंस दी। आजमा रही थी। अब तो नहीं जाओगी ना? मेराज ने चेहरा घुमाकर उसकी आंखों में झाँका। मुआफ़ कर दिया इस जालिम को, एक शर्त पर। कान पकड़कर माफ़ी मांगो। वह शरारत पर उतर आई थी। किसके? मेराज खिलखिलाया अपने। वह खिलखिलाई। माहौल खुशगवार हो गया। आज ज़बरदस्त गैदरिंग के सामने मेराज बेग का नाम पुकारा गया तो वह अपनी बैसाखियाँ संभाले यूनिवर्सिटी के स्टेज की तरफ बड़े कॉन्फिडेंस से आया था। उसकी शानदार पर्सनालिटी पर सबकी नज़रें जमी थी। आज मेराज बेग ऊपर वाले की मेहरबानी और किसी और की मेहनत आपके सामने एक कामयाब इंसान की तरह बुलंदियों पर खड़ा है। वह हस्ती कौन है जिसने अपने प्यार से, मोहब्बत से नई ज़िंदगी दी? कौन है? क्या आप स्टूडेंट्स को जानते हैं? मेराज ने पल भर को अपनी स्पीच रोक ली और माही की तरफ देखा जो सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। वह हस्ती, इस भयानक देव को मोहब्बत का देवता मानने वाली कोई और नहीं, मेरी बीवी माही है। इस ऐलान पर सबने हैरत और खुशी के साथ तालियां बजाई। ज़बरदस्त शोर उठा। माही, माही, माही। मेराज की नज़रें माही पर जमी थी। माही की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लग रहा था जैसे वह तड़पते हुए रेगिस्तान से निकलकर ठंडे मीठे पानियों में आ गई हो। वह खुलकर ज़िंदगी की सांसें ले रही है। मेराज ने मुस्कुराकर उसकी तरफ फ्लाइंग किस उछाला और बड़े प्यार से बोला। मैं आज पूरे होशो हवास के साथ अपनी ज़िंदगी से अपने जातियों की माफ़ी चाहता हूँ। बात ख़त्म करके उसने सबके सामने हाथ जोड़े और बैसाखियों एक तरफ रुक करके 90 तुले कदमों से माही की तरफ बढ़ा तो रुक रुक कर तालियां बजती चली गईं और हर तरफ माही माही की पुकार थी।